जय हिंद विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। इसके पहली वाली प्रश्नावली में हमने पढ़ा कि दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से कैसे हल निकाला जाता है। और वहां पे हमने पढ़ा कि 3 तरीके के हल आते हैं। जब अगर उनका दोनों का आलेख क्या बन रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तब उनमें क्या होता था, एक हल होता था। और एक दूसरे के अगर संपाती हैं तो उसके क्या होते थे, अनेक हल होते थे। और अगर एक दूसरे के समानांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं होता था। अब हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय हल। तो इसमें क्या है, 3 तरीके की विधि आपको पढ़नी इस पाठ में। पहली है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन और तीसरी है वज्र गुणन। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले प्रतिस्थापन विधि और इसी के आधार पे आपकी प्रश्नावली 3.3 होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय हल। तो पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि से। तो हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। इस विधि में क्या होगा, आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होंगे। पहला समीकरण मैं मान लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण मान लेता हूं a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इसको आपको मान लेना है पहला और दूसरा समीकरण। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहे पहला समीकरण ले लो या दूसरा समीकरण ले लो, उसमें से चाहे x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। बस इतनी सी बात याद रखना, अगर आप पहले वाले समीकरण को ले रहे हो, उसमें से x का मान निकाल रहे हो, तो उस x के मान को आपको दूसरे वाले समीकरण में रखने हैं। तो यहां पे मैं x का मान निकालता हूं पहले वाले समीकरण। तो लिख देता हूं समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y। इस c को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो इस भी पद को आपको उधर भेजना होगा। जब इसे भी भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का b1y हो जाएगा और इधर a1x हो जाएगा। और यहां से x का मान निकालेंगे तो ये a1 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके पूरे के साथ डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां से आपका एक x का मान आ गया, जिसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अगर मैंने यहां से y का मान निकाला होता पहले समीकरण से, तो यहां पे y का मान आता। ठीक है, और उस y के मान को हम फिर दूसरे वाले समीकरण में रखते। मैंने x का मान निकालना है, तो अब x के मान को हम दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, और जब हम इसमें x का मान रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। a2x की जगह पे ये पूरा हो जाएगा c माइनस b1y अपॉन में a1 और प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर 0। और फिर जब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ही चर रह जाएगा। अब देखो सारे चर क्या हो गए, x खत्म हो गया, सिर्फ y रह गया। और फिर यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा आसानी से। तो ये y का मान क्या क्या आ सकता है, उसके आधार पे आपका हल डिसाइड होगा कि क्या सॉल्यूशन होगा। कैसे, जैसे हमारा एक ही सॉल्यूशन होता था, एक ही हल आता था अगर उनके ग्राफ क्या है, क्रॉस होते थे। संपाती हैं तो अनेक और समांतर हैं तो कोई नहीं। तो यहाँ पे वो चीज यहाँ से डिसाइड होगा इस y के मान पे। ठीक है, तो मैं अब इसका तो नहीं निकाल रहा, अब जो ये नंबर y का आएगा, बट ये क्या क्या आ सकता है। तो अगर y का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, या कोई अचर चीज आ जाए, कोई भी अचर संख्या आएगी, यहां से ये कंडीशन उठती है y के मान क्या क्या आ सकते हैं। तो y का मान अगर कोई अचर संख्या आ जाए, मतलब कोई भी संख्या आएगी, तब यहां पे क्या होगा, केवल एक हल होगा इसका। तब हम क्या कहेंगे, सिर्फ एक हल है। और यही y के मान का फिर यहां से y आ जाएगा, और उस y के मान को आप इसमें रखोगे तो यहां से x का भी मान आ जाएगा, और x और y के मान ही होते हैं इनके हल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा यहां पे क्या आ सकता है, y के स्थान पे y बराबर आ सकता है, इसकी जगह पे आ सकता है कोई कांस्टेंट ही नंबर आ सकता है। मतलब कांस्टेंट इधर भी अचर बराबर अचर आ सकता है। यहां पे क्या हो, y वाले पद जो है कैंसिल हो जाएं और अचर बराबर अचर में आ जाए, जैसे 4 बराबर 4 आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी, तब यहां पे क्या होगा, अनेक हल होंगे।
तब क्या होगा, इन दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं, इसका मतलब। ठीक है, तीसरी स्थिति है कि ये आ सकता है जैसे 0 बराबर 2 ऐसा आ गया, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट ही नहीं, मतलब एक गलत चीज है, 0 2 के बराबर नहीं हो सकता है। इसे जब हल करेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, जो इधर हो उधर हो, दोनों बराबर ना हो। इस स्थिति में क्या बोलेंगे, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो क्या करना है, आपके पास दो समीकरण दिए होंगे, आप चाहो पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से x या y के मान निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे समीकरण 1 से x का हमने मान निकाल लिया और उसको एक समीकरण मान लेना है, और उस x के मान को अब दूसरे वाले समीकरण में रखना है। मान लो यहाँ से अगर मैंने x का मान निकालना है तो इस वाले में रखेंगे, यहाँ से निकाला है तो इस वाले में रखेंगे, और तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा। वो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, ये आ सकता है, अगर कोई y का मान अचर आया है, कोई कांस्टेंट संख्या आई, तो उसको आप क्या करोगे, इसमें रखोगे, यहाँ से x का भी मान निकल जाएगा, और x और y ही क्या होते हैं, इसके हल होते हैं। तो और इस स्थिति में क्या होगा, x और y के सिर्फ एक ही मान होंगे। ठीक है, तो केवल एक हल होता है। दूसरी स्थिति यहाँ पे आ सकती है कि दोनों तरफ क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए, अचर पद ही आ जाए दोनों तरफ, c बराबर c आ जाए, तब वहां पे आपको वहीं पे रुक जाना है और वहीं पे लिख देना, अतः इसके अनेक हल होंगे, बस बात खत्म हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, और तीसरी स्थिति है कि ऐसा कुछ आ जाए, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, गलत आ जाए कथन। ठीक है, कि 0 बराबर 2 आ जाए, ठीक है, 2 बराबर 4 आ जाए, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आ जाए तो वहां पे आपको लिख देना इसका कोई हल नहीं है, बस क्वेश्चन आपका वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, और फिर आ जाते हैं हम प्रश्नावली पे। इसके बाद आपकी बुक में उदाहरण भी दिए गए हैं, पर मैं उदाहरण आपको नहीं करा रहा, आप उदाहरण खुद प्रैक्टिस करना। जब मैं प्रश्नावली के 1-2 प्रश्न करा दूं उसके बाद आप उदाहरण करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न पढ़ो, क्या दिया गया है भाई। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, और इसके अंदर दिए गए हैं 6 पार्ट दिए गए हैं, 6 भाग में इसे डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं इसमें सबसे पहला लिख रहा हूं, आपका फर्स्ट उतारता हूं। ये दिया गया है x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ लिया क्या होता था, और उसमें क्या करते हैं, हम पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब हमारे पास चॉइस होती है, हम चाहे पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल लें या y का, और फिर दूसरे वाले में उसको रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण से x का मान निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को आसान लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण सेकंड से, तो यहाँ से ये क्या है, x - y बराबर 4 है, और इस y को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4 + y हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से x का मान अगर मैंने दूसरे में से निकालना है तो इसको हमें पहले वाले समीकरण में रखना है। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे ये चीज रख देंगे, तो ये है x + y बराबर 14, और x की जगह पे हो जाएगा 4 + y, ठीक है, और फिर +y बराबर 14 हो जाएगा, और ये प्लस y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और बराबर में 14 हो जाएगा। इस 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 - 4 यानी कि 10 हो जाएगा 2y, और यहाँ से y का मान आ जाएगा, 2 उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, एक अचर चीज आई है, यानी कि इसका क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, तो y का मान अब क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि हमें y पता चल गया, x का मान भी पता करना है ना, तो इसको रखने पर अब जब y का मान यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4 + 5, यानी कि x बराबर 9 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका हल मिल जाएगा कि x 9 और y 5, ये इसका हल है। क्लियर बात। इसका दूसरा प्रश्न जो दिया गया है उसमें क्या है, आपके जो समीकरण है वो कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, उनको सबसे पहले आप इस रूप में लाओगे और फिर उसके बाद आप हल करोगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ये आपको दिया गया है। पहला
s माइनस टी बराबर 3 दिया गया, ये फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। और इसमें दूसरा दिया गया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो ये तो बिल्कुल सिंपल रूप में दिया गया, इसे हमने पहला मान लिया, ठीक है। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, और इसमें याद रखना आप, अगर इस रूप में है जैसे a/b है और प्लस c/d है और यहाँ पे e/f है, ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ad प्लस cb हो जाएगा और यहाँ पे bd हो जाएगा और इधर e/f हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ, और इसका इसका नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा f ad प्लस cb और इधर EBD, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इसका मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि बराबर लगा होता है तो इसका इसका नहीं, तो बस इसका और इसका होता है, ये चीज आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे स्थित है इसका इसका हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2s प्लस 3t/6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 और इधर क्या है 6/1 है, तो यहाँ से इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा, यानी कि 2s प्लस 3t और ये इसका 6 के साथ हो जाएगा, 6 का 36, और इसका 1 के साथ हुआ है, 1 के साथ वही होना है ना, तो यही रहेगा। तो यानी कि आपका आ गया 2s प्लस 3t बराबर 36, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिटा के इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ कि 2s प्लस 3t बराबर 36, ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। और इन सबको मैं मिटा देता हूँ इधर से, और यहाँ से अब आप इसे हल कर सकते हो। तो ये आपने कन्वर्जन जरूर कर लेना है इस फॉर्म में, ठीक है। और अब देखो, अब आपको वही चीज़ है, यहाँ से मैं s का मान निकाल लेता हूँ। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से यहाँ से s का मान निकाल लूँगा, इधर है 3 और t क्या इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसको मैं मान लूँगा तीसरा समीकरण, ठीक है। अब s का मान अगर मैंने इसमें से निकाला तो इस वाले में हमें रखना होगा s का मान। s का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरे में हम रखेंगे तो ये होगा 2s यानी कि 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2t हो जाएगा और ये हो जाएगा 3t बराबर 36। और ये 6 को उधर भेजो, क्योंकि हमें यहाँ से t का मान चाहिए भाई, 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा, और यहाँ से t का मान हो जाएगा 30/5, क्योंकि 5 इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 5 छंग 30, यानी कि t का मान क्या आया 6 आ गया। और ये क्या आया है, एक अचर आया है। अब भैया बोलोगे भैया आपने वहां पे x और y का मान निकाला था, यहाँ पे t है, तो भाई यहाँ पे अचर को ही इन्होंने बदल दिया, s और t दे दिया है, तो हम क्या करें s और t के रूप में आएगा। बट आपको देखना है कि इधर क्या आया है, अचर आया है, यानी कि इसका सिर्फ केवल एक ही हल होगा, और वो एक हल आप निकाल सकते हो कैसे, इस t के मान को आप समीकरण 3 में रखो। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप 3 में रखोगे तो ये होगा s बराबर 3 प्लस t है, और t की जगह पे हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा s, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि s का मान 9 आ गया और t का मान 3 आया था। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसका हल क्या होगा, t को 6 आया है और s आपका 9 आया है, ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो, यहाँ पे आप t लिख दो 6, और हल है ये, इसके हल है। क्लियर बात, ऐसे करने हैं आपको इसको। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ये दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में ही है। तो अब आप यहाँ से x का मान चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दूसरे वाले से निकाल लेता हूँ, ठीक है। नहीं, दूसरा वाला फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, चलो पहले से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, तो ये है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, और हमें x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए इस y को उधर भेजेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 प्लस वाई, और x बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर गुणा में उधर हो जाएगा पूरे में भाग। तो
तो यानी कहने का मतलब आपका x का मान ये आया और इसको आप एक समीकरण मान लोगे, इसको तीसरा मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण, पहले वाले से निकाला x का मान तो दूसरे में रखने पर, ठीक है, दूसरे में रखने पर जब दूसरे में x का मान रखेंगे यानी कि 9 गुणा x है और x की जगह पे ये पूरा हो जाएगा यानी कि 3 + y बटा 3 हो जाएगा -3y बराबर 9। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो इस 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, ठीक है, और फिर इस 3 का इस अंदर गुणा हो जाएगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y और माइनस में 3y बराबर में 9। अब यहाँ पे देखो प्लस का 3y माइनस का 3y ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो गया और इधर क्या बचा, 9 बराबर 9 बचा। तो ये कौन सी स्थिति आ गई, सेकंड वाली, यानी कि अचर बराबर अचर आ गया। तो इसका क्या होता है, इसके अनेक हल होते हैं। तो इसी के आगे लिख दोगे अतः समीकरण के अनेक हल हैं। बस अब आपको निकालना नहीं है, बस इतना ही लिख देना इसके आगे, अतः दिए गए समीकरण के अनेक हल हैं। इसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट जो दिया गया है वो क्या है, दशमलव में कुछ नंबर दिए गए हैं तो, और उसको हम दशमलव में ही नहीं हल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम दशमलव में करते हैं तो गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसे सबसे पहले नंबर में बदल लेंगे। तो फोर्थ इसको देखिए, ये है आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। तो अगर हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि दशमलव में नंबर है, गलत होने का चांस ज़्यादा है। इसे हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। हाँ जी, बदल सकते हैं। 0.2 को ही लिखा जा सकता है 2/10, ठीक है, x। क्लियर बात। ये जितने दशमलव के इधर से क्या होता है, इधर से हम संख्या देखते हैं बाई राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से देखते हैं कि ये दशमलव कितनी संख्या के बाद है। अगर 1 के बाद है तो 1 के बाद 1 0, अगर 2 के बाद होगा 1 के बाद 2 0 लगा देंगे और ऊपर दशमलव हटा देंगे, ठीक है, ऐसा याद रख लो आप। और ये क्या हो जाएगा, 3/10 y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटा दें और इसको, ये क्या है, दशमलव के एक संख्या के बाद दशमलव लगाए यानी कि 10, इसको आप ये लिख सकते हो। अब आपको पता है इसका अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या है, इसके हर बराबर है तो दोनों क्या होंगे, ऊपर के जुड़ जाएंगे यानी कि 2x प्लस 3y हो जाएगा और इसके नीचे पूरे के नीचे 10 हो जाएगा और इधर 10 होगा, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इस 10 को उधर भेजो और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, गुना में होगा और 10 से 10 मर जाएगा, यानी कि मैं इसको फिर ऐसे ही लिख सकता हूँ पूरा। क्लियर बात है, और इस फॉर्म में आपका बदल जाएगा ये समीकरण, ठीक है। क्लियर, समझ रहे हो ना। ये 10 वाला नीचे कैसे गायब हो गया भाई, इधर 10 में था, इधर भी 10 था, इस 10 को उधर भेजेंगे तो जाके ये 10 में गुना हो जाएगा और यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका यही बचेगा। तो इसलिए हम इस समीकरण को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 और ये हमारा होगा पहला समीकरण। इसको मैं मिटा देता हूँ ये। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए ऐसा ही करेंगे। वो दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको भी लिख सकते हो 4/10x 5/10y बराबर 23/10 और ऊपर और नीचे 10 ही हैं तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको सॉल्व करेंगे बेटा भाई, पूरे के नीचे 10 आएगा, इधर भी 10 ही है, उधर भेजेंगे कैंसिल, यानी कि पूरा यही बचेगा। तो ऐसा ही रहने देते हैं। तो यानी कि मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं, इसको भी मिटा देते हैं, वो तो आपका इसमें बदल गया था। इसकी जगह पे लिख सकता हूं 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो चौथा प्रश्न आपका ऐसा बदल गया। अब आप यहां से इसमें से x का मान निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो इस 3y को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और यहाँ से x का मान आ जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। और इस तीसरे समीकरण को अब इसमें x का मान हम दूसरे में रखेंगे क्योंकि पहले वाले समीकरण से x का मान निकालना है तो दूसरे में प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 4 और 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। और यहाँ से इस 2 से 2 दूना 4, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 3 2 3 6 और प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, इस 26 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 26 में से 23 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो इधर बचेगा 6y और प्लस में 5y, इधर 23 माइनस 26। चलो एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या 26 यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। 26 और 23 का डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा अंतर। ठीक है, और इधर क्या है, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, सिंबल बड़ी संख्या 6 यानी कि माइनस सिंबल लगेगा, और 6 में से 5 गया यानी कि 1 यानी कि y आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि y का मान 3 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका क्या है, सिर्फ एक हल है, y का मान आ ही चुका है, x का मान निकालना है, और इसी y के मान को आप समीकरण 3 में रख दो, x का मान भी आ जाएगा। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, और ये आपका समीकरण 3 था, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, तो ये 13 माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बटे में 2, और 13 में से 9 जाएगा यानी कि 4 बटे 2 यानी कि 2, यानी कि x का मान 2 आया और y का मान 3 आया। ये इसका हल होगा। चौथा के बाद पांचवा जो दिया गया है वो रूट में नंबर दिए गए हैं। भैया इसे देख के तो डर लग रहा है रूट में नंबर दे दिया है, रूट 3 रूट 5, ये कैसे होगा? तो करने का तरीका तो उसका भी यही है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं होना है। देखो इसको कैसे करेंगे। फिफ्थ है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, और दूसरा है रूट 3x प्लस रूट माइनस में है, ठीक है, माइनस 8y बराबर 0। इसको मान लेंगे पहला समीकरण, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। इस बार चलो मैं दूसरे समीकरण से x का मान निकालता हूँ। ठीक है, समीकरण सेकेंड से ये है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि रूट 3x बराबर में हो जाएगा 8y। ठीक है, और यहां से जब x का मान निकालेंगे, रूट के अंदर सिर्फ 3 है, x नहीं है। ठीक है, आपको बुक में दिख रहा होगा अच्छे से। तो रूट अंदर x जो है वेरिएबल, यानी कि जो चर है रूट के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो रूट 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे अपना तीसरा समीकरण। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक आपका ये रहा समीकरण, तो ये है रूट 2x, x की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, यानी कि रूट 8 बटा रूट 3y आ जाएगा, प्लस में रूट 3y बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूट में है, ये भी रूट में, तो आपने नियतांक में पढ़ा था कक्षा 9 में कि रूट a हो और गुना किया जाए रूट b से, तो ये हो जाता है रूट के अंदर a b। तो यहाँ पे भी ये रूट a रूट b, यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और रूट में 3 नीचे हो जाएगा y, और प्लस में रूट 3y बराबर 0। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे 1 हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट का 16y और प्लस का रूट 3 गुणे रूट 3 क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा इसके, रूट 3 बराबर 0। ठीक है, अब 16 को अगर आप सॉल्व करोगे रूट के अंदर तो ये हो जाता है 4 चौक 16 यानी कि 4y, और इधर हो जाता है 3y बराबर में 0। ये क्या है, गुणा में है, भाग में, इधर उधर जाके गुना में होगा, 0 से गुना होके 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। और 4 3 7y बराबर 0, और इसको जब 7 को उधर भेजेंगे डिवाइड में, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि y का मान 0 आया। ठीक है, अब इस y के मान को x के अंदर रखेंगे, तो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, जब यहां पे हम रखेंगे
y क्या है, मल्टीप्लाई में 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरे को 0 कर देगा, यानी कि x का मान 0 आ जाएगा। तो y का मान 0 और x का मान 0 आएगा और यही इसका हल होगा। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया 0, हाँ भाई 0 क्यों नहीं हो सकता, 0 0 मूल बिंदु के इनका दोनों का क्रॉस हो रहा है, इसका एक ही हल हो रहा है क्योंकि हमारा क्या है y बराबर इस रूप में है, इसका एक ही हल होगा और वो ये होंगे 0 0 पे। ठीक है, इसके बाद इसका छठा पार्ट जो है उसमें कुछ आपका जो समीकरण दिया गया है अलग रूप से भिन्न के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सिंपल साधारण रूप में लाओगे और फिर उसके बाद हल होगा वो। तो देखो कैसे होगा। 6 ये है आपका 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर में -2। इसको आप साधारण करके क्या बना सकते हो, अरे भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 इसका इसके साथ, माइनस में 5 दूना 10y और नीचे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और इधर क्या है -2 है। इस 6 को उधर भेजो या फिर आप इसको ऐसे करके ऐसे समझना हो तो ऐसे समझ लो, ठीक है बात वही होगी। तो ये हो जाएगा 9x 10y और 6 उसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12 और ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण जो इसमें दिया गया है उसमें x बटा 3 है, y बटा 2 है, बराबर में 13 बटा 6 है और इसको हम सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बटी में 6 और इधर 13 बटा 6 और 6 को उधर भेजेंगे तो 6 उधर मल्टीप्लाई में होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका ये बन जाएगा बराबर 13। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। क्लियर बात, पहले और दूसरे समीकरण में कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इसको मैं मिटा के रखूँ, चलो आगे ऐसे ही कर देते हैं। तो हम पहले इसको समीकरण 1 से लें x का मान कि y से लें, चलो दूसरे समीकरण से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण दूसरे से, ठीक है, यहाँ से हम y का मान चलो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2x 3y बराबर 13 और ये 3y इधर 13 में से 2x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर जाके, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 13 माइनस 2x बटे में 3 और इसको हम मान लेंगे तीसरा समीकरण। अब इस y के मान को आपने दूसरे में से निकाला तो इसको पहले के अंदर रखेंगे। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, एक आपका है 9x सॉरी x है, ठीक है, y का मान हमने निकाला है और माइनस का 10 y है, y की जगह पे आपका हो जाएगा 13 माइनस ये और बराबर में -12, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 130 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी ये हो जाएगा 10 दूना 20 और इसके नीचे है 3 और इसके नीचे है 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इसके साथ गुना हो जाएगा 3 इसके साथ, यानी कि 9 त्रिक 27, ठीक है, और इसका इसके साथ यानी कि ये आपका यही रहेगा और नीचे 3 है ही बचा ही है, इस पूरे के नीचे अब 3 हो गया होगा, हाँ जब इसका इसके साथ हो गया इसके साथ, और इधर क्या है माइनस का 12 है, 12 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x माइनस, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये 27 और 20 कितना हो जाएगा 47, दोनों प्लस में ही है ना, हाँ जी दोनों प्लस में है, तो इसको मैं 47x लिख लेता हूँ माइनस का 130 लिख लेता हूँ, इस 3 को उधर भेजूंगा भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और 12 दूनी 24 बढ़ती आई 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और इसको फिर इधर करते हैं। ठीक है, इस 130 को उधर भेजेंगे तो ये तो 47x है ही, उधर क्या है माइनस का 36 और जब 130 प्लस का माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े संख्या की वैल्यू सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या ये है मतलब प्लस का सिंबल लगेगा और 130 में से 36 जब जाएगा तो ये आ जाएगा 94 प्लस का और इधर आ जाएगा 47x और x इक्वल टू हो जाएगा 94/47, तो 47 दूना 94 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। अब इस x के मान को आपको क्या रखना है तीसरे वाले समीकरण में रखना है और तीसरा वाला समीकरण ये था, तो x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने
पर। तो ये हो जाएगा y 13 2 गुना 2/3, तो 13 माइनस 4/3, 13 में से 4 जाएगा यानी कि 9/3, यानी कि 3 तिरिक 9, यानी कि y/3 आ जाएगा आपका हल। तो ये एक x बराबर 2 y बराबर 3 ये इसका हल होगा। और इसका क्या होगा, एक ही हल होगा क्योंकि यही स्वरूप में आया था। ठीक है, जब कोई चर के कांस्टेंट में आया तो इसका एक ही हल होता है। और इस तरीके से आपकी वीडियो यहीं पे इसे रोकते हैं, अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों को करेंगे। बाय बाय।